हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के द्वारा लिए जा रहे क्लास 10th के सेंटअप एग्ज़ाम के हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से आपसे हम बता दें कि आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग क्यों ना करते हो, ये जो आंसर है यानी कि जो आंसर की है पेपर का, ये बिल्कुल आपके लिए एग्जैक्ट है और सही है। या आपने एग्ज़ाम दे दिया है सेंटअप का या फिर आप देने वाले हैं, इन सारे प्रश्न उत्तर को जो है भली भांति बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसी पेपर में से 2-4-10 प्रश्न आपके फाइनल परीक्षाओं में आपको मिल जाए। तो चलिए ठीक है, हम बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हिंदी का प्रश्न पत्र है, ये जो सेट है वो ए है। आपको हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जो सेट आएगा ना वो सेट ए ही आने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या सेकंड को। देखिए क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक हैं। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या तीसरे को। देखिए क्वेश्चन तीसरे में आपसे पूछा गया है कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि विष के दांत कहानी में जो मुख्य पात्र है वो यहाँ पे सेन साहब का बेटा जो है सेन साहब का बेटा कासू होगा। खैर इसमें नहीं दिया है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र यहाँ पे सेन साहब ही आप मार के आइएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या चौथे को। ठीक है, क्वेश्चन चौथे में दे रखा है कि दैवत विज्ञान क्या है। तो दैवत विज्ञान का मतलब होता है देव विज्ञान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने परीक्षा नहीं दिया है तो इसको देख लीजिए और इसको लिख लीजिए ताकि आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। ठीक है, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या पाँचवें को। क्वेश्चन पाँचवें में पूछा गया है कि नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोम और आलता से। नाखूनों को रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था किससे, तो मोम से और आलता से। अगला प्रश्न है कि दारिश क्या है। तो दारिश जो है वो प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो डी होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या सातवें को। क्वेश्चन सातवां है कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि काशी को जो है ना ऑप्शन नंबर सी देव नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको सारे प्रश्न याद होंगे। अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिएगा और ध्यान से सारे को क्वेश्चंस को देख लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट आठवें को। देखिए क्वेश्चन आठवें में आपसे पूछा जा रहा है कि सिक्तक का अर्थ होता है। तो याद रखिएगा कि जो सिक्तक है ना इसका अर्थ होता है क्या, तो ऑप्शन ए यानी कि मोम। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है नवा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है कि बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपए निकाल लिए। तो याद रखिएगा कि बहादुर जो है वो 2 रुपये लेकर के गया था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 10वें को। देखिए प्रश्न 10वें में पूछा गया कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा कि जो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ है ये लिखा गया है रामविलास शर्मा जी के द्वारा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या अगले को। ठीक है, क्वेश्चन 11 में दे रखा है कि जीत जीत में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन 11 को। क्वेश्चन 11 में दे रखा है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के
केंद्र में है। तो जित में मैं निरखत हूँ, ये पाठ संबंधित है ऑप्शन नंबर ए बिरजू महाराज जी से। ठीक है, आई होप कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत ही भली भांति समझ में आ रहे होंगे और आपने हिंदी पढ़ा है बढ़िया से, तो ये सारे प्रश्न में से एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाले नहीं हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 12वें को देख लीजिए। दे रखा है कि यंग इंडिया के संपादक हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भली भांति पता है कि यंग इंडिया के संपादक कौन है, तो महात्मा गांधी जी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 13वें को। देखिए क्वेश्चन 13वें में पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो आपको पता होगा कि शेक्सपियर जी अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14 को। क्वेश्चन 14 में पूछा जा रहा है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा कि जो तीसरा साक्ष्य नामक पुस्तक है वो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बिना देर किए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट को। ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा और इसको लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनवाए गए हैं ये 110% तक सही है। देखिए क्वेश्चन 15 में दे रखा है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 16वें को। देखिए क्वेश्चन 16वें में आपसे पूछा जा रहा है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो ट का उच्चारण स्थान होता है जी मूर्धा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बिना देर किए बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न 17 में पूछा गया है कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नायक का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होता है, तो ने जोड़ अक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 18वें को। क्वेश्चन 18 में पूछा गया है कि निम्न में शुद्ध शब्द हैं। तो देखिए मरण, रुग्ण और वनवास और रसायन में जो सबसे शुद्ध शब्द है वो वनवास है, यानी कि इसका राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बिना देर किए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन संख्या 19वें में। क्वेश्चन 19वें में पूछा गया कि श्याम शब्द है। तो श्याम जो है ना वो कौन सा संज्ञा है। तो आपको भली भांति पता है कि जो श्याम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 20 को। देखिए क्वेश्चन 20 में दे रखा है कि फुटपाथ शब्द है। तो फुटपाथ जो है ना, फुटपाथ नया है कि नई है, तो फुटपाथ नया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन सा, पुलिंग हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 20 का सही जवाब बिल्कुल बी होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 21 को। देखिए क्वेश्चन 21 में पूछा गया है कि कर्पूर शब्द है। तो कर्पूर शब्द क्या है भाई, तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि कर्पूर जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, आपको अगर नहीं पता है तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को बढ़िया तरीके से कॉपी और पेन ले करके लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और टेस्ट परीक्षा के तुरंत बाद इसी चैनल के ऊपर रोज़ जो है ना आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगा क्लास 10th रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन 22 में पूछा जा रहा है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो देखिए नेता शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेत्री। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 23 को। क्वेश्चन 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो है राइट वो सी होगा, यानी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए बिना देर किए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। तो देखिए जो यह घर है ना ये सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन संख्या 25 की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आई होप कि ये सारे प्रश्न आपको मज़ेदार लग रहे होंगे और बेहतरीन लग रहे होंगे। तो अगर पसंद आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर भाई कर दीजिएगा। ठीक है, बार बार कहने की आवश्यकता न पड़े। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 25 में कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। ठीक है, बताइए ऑप्शन ए है द्विकर्मक, बी है अकर्मक, सी है सकर्मक एंड डी है आरंभ बोधक क्रिया। तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जिसका कर्म हो तथा जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या बोलते हैं, तो सकर्मक क्रिया, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, सारे के सारे बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आपसे एक भी प्रश्न बचने वाले नहीं हैं।
ठीक है। देखिए 26 में पूछा गया है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो देखिए रसखान जी का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए यानी कि पठान राजवंश में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 27 को। देखिए क्वेश्चन 27 में पूछा गया कि मोह मन मानिक लय गयो चिते चोर नंदन किस कविता की पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है वो कहाँ की है, तो भाई श्री प्रेम यानी श्री राधिका की है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 28 को। क्वेश्चन 28 में पूछा गया कि कुंवर नारायण की कविता है। तो देखिए 28 का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा एक वृक्ष की हत्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए बिना देर किए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 29 को। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न 29 में पूछा गया है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो ये मानते थे किसको अपना आदर्श, तो ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, अगर आपको सारे प्रश्न याद है तो इसको देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपको आ कितना रहा है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन 30 में दे रखा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है। तो आपको पता होगा कि लौट कर आऊँगा फिर ये लिखा है किसने, ऑप्शन नंबर डी जीवनानंद दास जी ने। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 31 को। क्वेश्चन 31 में पूछा है कि जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो देखिए जीवनानंद दास जी का संबंध है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांग्ला भाषा से। मैं जो भी बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसमें घबराने वाला, संदेह वाला, संशय वाला कोई भी बात नहीं है। मैं बता दूं, अगर इसमें से एक भी प्रश्न गलती हो जाए तो आप वीडियो को डिसलाइक मार के जाइएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बात समझ लीजिए कि जो भी प्रश्न बताए जाएंगे वो सारे के सारे बिल्कुल 100% सही होंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 32 को। क्वेश्चन 32 में पूछा गया कि आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आंगन के पार द्वार है ये रचना है अनामिका जी की, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 33 को। क्वेश्चन 33 में पूछा गया कि मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता की है। तो याद रखिएगा कि ये मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सूख गया, ये पंक्ति है हिरोशिमा पाठ की। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक लग रहा होगा, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न 34 में पूछा गया कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है। तो जनतंत्र का जन्म किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। क्वेश्चन संख्या 35 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 में पूछा गया कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है। किस में प्राप्त होती है भाई, तो दोहे में, सुजान रसखान में, प्रेम वाटिका में और सोरठा में। बताइए 35 का जो आंसर है वो कीजिएगा आप। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको जो है कन्फ्यूजन में ले रहे हैं। ठीक है, बहरहाल हमारे हिसाब से इसमें सुजान रसखान ही होना चाहिए। ठीक है, आप देख के बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 36 को। देखिए क्वेश्चन 36 में पूछा गया कि चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो चिदम्बरा है वो लिखी गई है किसके द्वारा, तो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 37 को। क्वेश्चन 37 में आपसे पूछा गया है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1936 में। क्वेश्चन 38 में आपसे पूछा जा रहा है कि बेटे के आंसू क्यों आ जाते हैं। तो भाई बेटे के आंसू क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वो कौन नहीं लिख पाता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विफलता के कारण। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 39 को। क्वेश्चन 39 के ऊपर फोकस कीजिएगा। कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है। तो धर्मवीर भारती जी ने भाषांतरित किया है किसको, बताइए। तो कवि धर्मवीर भारती जी ने भाषांतरित किया है किसको बताइए। लौट कर आऊँगा फिर कि मेरे बिना तुम प्रभु को। तो देखिए याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लौट कर आऊँगा फिर। चले बिना देर किए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 40 को। देखिए प्रश्न 40 में पूछा गया कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो जो दूसरे के इशारों पर भटकता है उसको बोला जाता है क्या, ऑप्शन नंबर डी यानी कि मूर्ख। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 41।
प्रश्न 41 में दे रखा है प्रलय शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब क्या कि जो आगे से जुड़े, तो प्रलय शब्द में उपसर्ग क्या होगा, प्र होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन 42 दे रखा है कि पहाड़ शब्द का विशेषण है। तो पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आपको ये सारे प्रश्न बहुत ईजी लग रहे होंगे। ऑप्शन बी होगा क्या, तो पहाड़ी होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 43 को। 43 में पूछा गया है कि निर्भय शब्द में कौन सा समास है। तो निर्भय शब्द में जो है निर्भय का मतलब होता है जिसको भय नहीं हो। ठीक है, तो निर्भय में समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। इसको नए तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, नि जोड़ भय हो जाएगा। ठीक है, ये नए तत्पुरुष होगा। ठीक है, फिलहाल 43 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 44 को कि कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे स्किप, हम बढ़ जाएंगे क्वेश्चन 45 की। और क्वेश्चन 45 में पूछा गया कि आगामी शब्द का विलोम है। तो आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, आगामी का मतलब होता है आने वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विगत हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 46 को। जो मापा ना जा सके का एक शब्द है। तो जो मापा ना जा सके उसका एक शब्द क्या हो जाएगा भाई, तो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 47 को। क्वेश्चन 47 में पूछा गया कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब होता है स्वावलंबी होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 48 को। क्वेश्चन 48 में आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। जैसे मैंने उन्हें ही कलम दी, उसके बहन नहीं है, मुझे किताब दो, चरखा चलाना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुझे किताब दो। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 49 को। क्वेश्चन 49 में पूछा है कि मधुर शब्द में प्रत्यय है। तो मधुर शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो र हो जाएगा। ठीक है, मधुर शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 50 को। क्वेश्चन 50 में पूछा गया कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न थोड़ा सा लेंथी आपको लग रहा होगा। अगर आपने वाक्य भेद नहीं पढ़ा होगा तो आपको लेंथी लगेगा, लेकिन हाँ देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, सूरज हुआ और कुहासा जाता रहा। ठीक है, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 51 में पूछा है कि रंगप्पा किस किस्म का आदमी था। तो रंगप्पा जो था वो जुआरी था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 52 को। क्वेश्चन 52 में पूछा है कि मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। तो मंगम्मा ने जब शादी हुआ था उसकी बहू का, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब मंगम्मा की बहू का शादी हुआ था तो कर्णफूल, कड़े और झुमकी सब दिया था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 53 में आपसे पूछा गया कि ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है। तो जो राजेंद्र मिश्रा जी हैं वो एक संपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन 54 में आपसे पूछा जा रहा है कि सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था। तो देखिए सीता का एक लड़का था जिसका नाम बिज्जू था, वो हमेशा चुप रहता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 55 को। क्वेश्चन 55 में पूछा गया किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। तो देखिए जो कैलाश की पत्नी थी ना, उसी ने दाल का हलवा बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 56 को। क्वेश्चन 56 में पूछा गया कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपति को क्या हुआ था। तो पहले दिन पपति को हो गया था भाई बुखार, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 57। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था। तो बिज्जू की पत्नी का नाम था पुष्पा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 58 है कि बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी। तो बल्ली अमाल को पढ़ना नहीं आता था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 59 को। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर शहीद हो गए थे। तो ये कहानी उड़ीसा की है, यानी कि हीराकुंड बांध में। चलिए प्रश्न 60 को देख लेते हैं। प्रश्न 60 में है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। तो लगता था कि मंगू की माँ को अस्पताल गौशाला। तो आई होप कि आपको ये वीडियो के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। वैसे तो 40 प्रश्न और है, लेकिन मैं सारे का सोल्यूशन नहीं कराऊंगा बिकॉज ऑफ कि आपको पता है भली भांति
कि सारे जगह सेट लगभग एक ही है, ठीक है। तो आपको 50 प्रश्न से ही मतलब है। मैं आपको जो है ना टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तो जाके आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके और सारे प्रश्नों को खुद से बनाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू गाइज।